सबसे पहले बात जयपुर की। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर के आज जयपुर में प्रदेश के व्यापारियों और व्यवसायियों के साथ में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 देश के विकास की नई गाथा लिखने वाला ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है, जो कि समाज के हर वर्ग के सपनों को साकार करने का सशक्त माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने भी बजट पर अपना मार्गदर्शन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और इन्हीं सतत प्रयासों का परिणाम है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। उन्होंने देश की विकास यात्रा में व्यापारी और व्यावसायिक वर्ग की भूमिका को अहम और सराहनीय भी बताया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा के साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जयपुर सांसद मंजू शर्मा और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। मदन राठौड़ यहाँ पर मौजूद है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद है और ये दावा किया बजट हर वर्ग के सपने को साकार करेगा। आज बजट के प्रेस के लिए जयपुर आना हुआ, उसी के सिलसिले में आप सबका भी दर्शन करने का मौका मिला। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप सबसे मिलने का मौका मुझे मिला है। मेरे सम्मानित व्यापारी बंधु और आत्मनिर्भर भारत के सशक्त शिल्पकारों, आज आप सभी के बीच मुझे आकर बहुत अच्छा भी लगा और राजस्थान के व्यापारियों ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपना सिक्का जमाया है, अपना नाम जमाया है। पहले ऐसा कह सकते हैं कि ये सफल व्यापारी राजस्थान का ही क्यों होता है? क्यों होता है? या पानी में कुछ है क्या? साहस भी है, दूरंदेशी भी है। पॉलिटिकल क्षेत्र में कहना चाहिए कि कोई भी कार्यकर्ता, राजकीय कार्यकर्ता के साथ अगर एक सलाहकार हो तो एक ब्राह्मण होना चाहिए और एक बनिया होना चाहिए। ब्राह्मण हमें नीति सिखाएगा, बनिया हमारी अर्थव्यवस्था ठीक कर देगा। और मैं बात जानता हूं, इसके लिए मेरे कई सहयोगी, मेरे जो पार्टनर हो सब राजस्थान के ही है और सब बनिया है, ज्यादातर जैन हैं, तो मुझे फिर ज्यादा उनको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो साहस भी करते हैं और सोच के भी करते हैं। सी.आर. पाटिल साहब के बारे में मैं जितना कहूं उतना ही कम है। क्योंकि वो अपने बात के भी धनी हैं और काम के भी पक्के धनी हैं। क्योंकि जब मैं ईआरसीपी के लिए, जो अभी हमारा रामजल सेतु है, तो एमपी और राजस्थान के बीच में कई बातों को लेकर के उसके समझौते में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने आकर के दोनों को बिठाया ही नहीं, दोनों को बात करके वो काम भी किया। और मुझे पता नहीं था कि उन्होंने सूरत से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के लगभग 30-35 व्यापारी, जो प्रमुख व्यापारी हैं, उनको भी वहां बैठा रखा था। और जब मैं वहां गया तो मेरे से इतना कहा कि आपकी ये मीटिंग हो जाए, उसके बाद एक हमारी भी मीटिंग होगी, आपके साथ हम भी एक मीटिंग करना चाहते हैं। जब हमारा वो कार्यक्रम हो गया, उसके बाद हमने कहा कि साहब मीटिंग है, कि हाँ वो मीटिंग भी है और भोजन भी है। तो मीटिंग कराने की बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि उन व्यापारी सूरत और अहमदाबाद के उन सभी व्यापारी को बुला के रखा और उन्होंने कहा कि राजस्थान में ये योजना आ रही है, वो तो आ ही रही है, लेकिन कर्म भूमि से मातृभूमि में काम करने वाले
मेरे जो राजस्थान के रहने वाले लोग हैं उन सभी को मैंने यहां बुलाया है। राजस्थान के 40,000 गांव की हमने सूची बना ली है। इस पानी को व्यर्थ में नहीं बह करके जाए, इसके लिए हमारे वो सभी लोग मिल करके कर्म भूमि से मातृभूमि में काम जा करके करेंगे। तो इससे बढ़िया और अवसर हमारे सामने क्या आएगा। और जो लक्ष्मी पुत्र हैं वो भी सारे उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि आपके मुखारविंद से हमको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए मैं तो आज अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूं और आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी बड़ी संख्या में आए और आपकी उम्मीदों पर भी निश्चित रूप से हमारे मंत्री जी और विचार करेंगे भी और पूरा भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। राजसमंद जिला अध्यक्ष की आखिरकार घोषणा हुई है। आदित्य प्रताप सिंह बने राजसमंद जिला अध्यक्ष। कांग्रेस के 50 में से 49 जिलों में हो चुकी थी नियुक्ति। तालमेल न बैठने के कारण अटकी थी राजसमंद की घोषणा। लंबे मंथन और वरिष्ठ नेताओं की राय शुमारी के बाद यह फैसला लिया। संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। तो कांग्रेस के 50 में से 49 जिलों में नियुक्तियां हो चुकी थी। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, तालमेल न बैठने के कारण राजसमंद की घोषणा अटकी हुई थी, लेकिन अब ऐसे में राजसमंद पर भी तस्वीर साफ हो चुकी है और लंबे मंथन के दौर पर विचार विमर्श के बाद में राजसमंद को लेकर के फैसला लिया गया और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर मुहर लगा दी गई। तो राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, आखिरकार राजसमंद को लेकर के अब तस्वीर साफ हुई है, किस नाम पर मुहर लगी है, किस तरह से देखे तस्वीरों को? बिल्कुल नुपुर, देखिए कांग्रेस ने अपने संगठन के जो 50 जिले हैं उसमें संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करनी थी। पहली लिस्ट में 45 जिलाध्यक्षों का नाम आया था। उसके बाद में 5 जिलों में आपसी खींचतान हो या फिर तालमेल नहीं बैठना हो, इसकी वजह से 5 जिले अटक गए थे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 4 जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी थी। जयपुर शहर का भी नाम था। अब जो राजसमंद है वो वहां पर लगातार मंथन का दौर जारी था और इंतजार यही था कि आखिर उस जिले में कब घोषणा होगी। आज आदित्य प्रताप सिंह को जो है नए जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है राजसमंद की। तो लंबा जो एक मंथन का दौर है, लंबी एक्सरसाइज है, उसके बाद में ये नाम फाइनल किया गया। ये साफ इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब 50 जिलों में अध्यक्ष बनाने हैं और 49 में घोषणा हो जाती है, एक जिले में नहीं होती है, तो सीधा सीधा आपसी जो मनमुटाव है, खींचतान है, उनकी अटकलें हैं वो जोरों पर हो जाती हैं। और यही कहा जा रहा था कि आखिरकार क्या वजह है जो राजसमंद जिलाध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पा रही है। लेकिन आज जो है बड़े नेता हैं, उनके फीडबैक के बाद दिल्ली से जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे AICC के, उनके फीडबैक के आधार पर और एक जो चर्चा और मंत्रणा के बाद ये नाम का ऐलान हुआ है। बड़ी बात यह है कि ये नामों में इस वजह से डिले चल रहा था कि नाम फाइनल होने के बाद किसी तरह की खींचतान या गुटबाजी सामने ना आए। इसको लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। फूंक फूंक कर ही जो जिलाध्यक्षों के नाम है उसकी घोषणा कर रही थी। अब जाकर के कांग्रेस ने राजसमंद पर भी अपनी तस्वीर साफ कर दी है और आदित्य प्रताप सिंह के नाम पर मुहर लगी है। और अब जयपुर से बड़ी खबर, चित्रकूट थाना क्षेत्र में SBI बैंक कियोस्क लूट मामले में अपडेट आया है। मौके पर भीड़ ने 2 बदमाशों को पकड़ा। दोनों आरोपियों को पुलिस को सुपुर्द किया गया। DCP वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने इसकी जानकारी दी। लूट की घटना को लेकर के मीडिया ब्रीफिंग भी की गई है। तो आखिरकार दोनों आरोपियों को अब खाकी को सुपुर्द कर दिया गया है। DCP वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। SBI बैंक लूट मामले में ये बड़ा और अहम अपडेट देखने को मिला और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए कि मौके पर भीड़ ने 2 बदमाशों को किस तरह से पकड़ा। ये आप देखिए वीडियो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाश को पकड़ने की यहाँ पर कोशिश की जाती है और ऐसे में आखिरकार भीड़ के हाथ में ये बदमाश लगता है और उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता है। देखिए, आज ये 12:30 से 1 बजे की घटना है।
बैंक चौराहे चित्रकूट नगर में, जहाँ पर एक बैंक का सेवा केंद्र है, वहाँ पर दो नकाब पोष लड़के आए। एक के पास पिस्टल थी, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था, दोनों अंदर घुसे और एक ने जो वहाँ पे हेमंत कुमार जो कपूर था उसके पिस्टल लगा के और उसके गले में रखे करीबन 1.25 लाख रुपए की इन्होंने लूट की वारदात करके वहाँ से भगने लगे। इसी दौरान उसने हल्ला मचाया तो राहगीर जो जा रहे थे उनमें से एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है और हमारी चेतक भी वहीं पास में थी, तो दूसरे जो वहाँ पे भग रहा था उसको भी हमने दस्तयाब किया है। दोनों को जो लुटेरे थे उनको दस्तयाब किया है, उनसे आगे पूछताछ। और चलिए अब खैरथल तिजारा की बात कर लेते हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शनिवार को पूर्व मंत्री स्वर्गीय हेम सिंह भड़ाना के निवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान जिले में शोक और संवेदना का वातावरण रहा। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, हेम सिंह भड़ाना का सार्वजनिक जीवन जनसेवा, सादगी और संघर्ष का प्रतीक रहा है। उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम किए। दिया कुमारी ने शोक संतप्त परिजनों से भेंट करके गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा, ये क्षति अपूर्णीय है, लेकिन सरकार और समाज इस कठिन समय में परिवार के साथ में खड़ा है। श्रद्धांजलि सभा में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे, जिन्होंने दिवंगत नेता के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और चलिए अब जयपुर की बात करेंगे। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के समानांतर चल रहे जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2026 का शुक्रवार को सफल समापन हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए। समापन समारोह में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री मेघवाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा, स्टोन सेक्टर, आर्किटेक्चर और शहरी विकास भारत की आर्थिक प्रगति के मजबूत पिलर है। उन्होंने सस्टेनेबल माइनिंग और आधुनिक तकनीक को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। समापन दिवस पर आंध्र प्रदेश के खान मंत्री कोल्लू रविंद्र गुरु ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और स्टोन सेक्टर में अंतर्राज्यीय सहयोग और तकनीकी नवाचार की संभावनाओं पर अपने विचार रखे। फेस्टिवल के दौरान मास्टर स्पीक सेशन, पैनल डिस्कशन और छात्रों के डिजाइन इंस्टॉलेशन आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम ने स्टोन इंडस्ट्री और वास्तुकला के बीच नए अवसरों को रेखांकित भी किया। और चलिए बात अलवर की कर लेते हैं। सिलीसेड झील पर आयोजित अलवर बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल का शुभारंभ केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री यानी कि भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, अलवर केवल प्रकृति का उपहार नहीं बल्कि बाबा भतृहरि की तपोभूमि और आध्यात्म की धरती है। उन्होंने बताया कि अलवर में 200 से भी ज्यादा पक्षी प्रजातियां देश विदेश से आती है, जो कि पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण है। भूपेंद्र यादव ने कहा, हर साल फरवरी में टाइगर मैराथन और बर्ड फेस्टिवल का आयोजन अलवर को विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 98 रामसर साइट घोषित की गई और पहली बार केंद्रीय बजट में बर्ड वॉचिंग को भी जगह मिली है। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा, बर्ड फेस्टिवल से अलवर के पर्यटन को नई गति मिलेगी और इसे हर साल 2 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वन्य जीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित भी किया गया। एक बात तो बहुत सच है, मैं जितना सोचता हूं संजय जी उतना ही उसको जमीन पे उतार देते हैं, और इसलिए मैं ये मानता हूं कि अलवर की दृष्टि से जो योजनाएं हमने मिल करके पिछले दिनों शुरू करी हैं, वो पर्यावरण की दृष्टि से, अलवर के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू करी हैं। अलवर शहर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तो है ही, लेकिन शहर के विकास के साथ हमारे यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसके लिए संजय जी के सुझाव पर ही हमने भूरा सिद्ध और कट्टी घाटी पे
नगर वन का विकास करने का कार्य किया। और चलिए अब बात जयपुर की कर लेते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर विकास प्राधिकरण के सभागार में नगरीय विकास और आवासन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक की तस्वीरें आप देख लीजिए, जिसमें शहरी विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा, राजस्थान का शहरी विकास भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी होना चाहिए। तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए उन्होंने सभी विकास कार्यों को समयबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बजट घोषणा के तहत जयपुर के समीप हाईटेक सिटी विकसित करने के निर्देश भी दिए गए, जिसके लिए विशाखापत्तनम की क्वांटम सिटी और तेलंगाना की IT सिटी मॉडल का अध्ययन करने को कहा गया। बैठक में विभाग के लंबित कोर्ट मामलों के जल्द निस्तारण, अधिवक्ताओं से नियमित संवाद, 5 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्यों, बजट घोषणाओं, मास्टर प्लान और राजस्व स्थिति की भी समीक्षा यहां पर की गई। तो JDA सभागार, जहां पर पूरी तरह से विकास मंथन किया जाता है। जयपुर की एक और खबर, राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस का नेतृत्व सृजन प्रशिक्षण शिविर 14 और 15 फरवरी को PCC में होगा। 2 दिवसीय शिविर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह ने पूर्व CM अशोक गहलोत से मुलाकात की। तस्वीरें आप देख लीजिए। पदाधिकारियों के साथ में गहलोत को शिविर का आमंत्रण भी दिया गया। AICC महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। तो PCC में ये 2 दिवसीय आयोजन होना है, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत को इन्विटेशन दिया है, मुलाकात हुई है और पदाधिकारियों के संग में ये शिविर होना है। नेतृत्व सृजन प्रशिक्षण शिविर इसका नाम है और ऐसे में निमंत्रण जो है पूर्व CM अशोक गहलोत को दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने मुलाकात की है पूर्व CM अशोक गहलोत से और निमंत्रण दिया है। और अब बात करौली की। युवा संवाद यात्रा करौली प्रवास के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा का करौली कलेक्ट्रेट चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। ये स्वागत कार्यक्रम भूपेंद्र गुर्जर जिला महामंत्री युवा मोर्चा के उपलक्ष्य में हुआ। युवाओं को संबोधित करते हुए शंकर गोरा ने केंद्रीय बजट की बारीकी से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वह सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाए। जिला महामंत्री भाजयुमो भूपेंद्र गुर्जर ने बताया कि इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अंकित शर्मा, जिला प्रभारी जयवीर पोसवाल आदि समस्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस ने गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर नई यातायात व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर यातायात DCP सुमित मेहरड़ा ने प्रायोगिक व्यवस्था लागू की है। ये ट्रायल 8 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा। इस दौरान अजमेर रोड, MI रोड, संसार चंद्र रोड और खासा कोठी की तरफ जाने वाले वाहनों के रूट भी बदले जाएंगे। कुछ मार्गों पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा ताकि ट्रैफिक का सुगम संचालन किया जा सके। पुलिस के मुताबिक गवर्नमेंट हॉस्टल क्षेत्र में बसों की ज्यादा आवाजाही के कारण जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ट्रायल के दौरान यातायात पुलिस मौके पर तैनात रहेगी और व्यवस्था की समीक्षा के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। और अब बात जोधपुर की। केरू गांव में अवैध खनन को लेकर शुक्रवार शाम 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प हुई। बुधराम गुट और भवरिया गुट के बीच बड़े विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप लिया। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। एक ट्रक को आग के हवाले भी कर दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए। और JCB मशीन को क्षतिग्रस्त किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल में किया। पुलिस जो आरोपी है उनको लेकर के जाती है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर करीब 20 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। शांति भंग के आरोप में दोनों पक्षों के 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। ACP रविंदर बोथरा ने बताया कि मौके से सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं।
फिलहाल क्षेत्र में शांति है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। और पुलिस की ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरह से आरोपियों को धर दबोचा है। ये जो केरल में दोनों पक्षों का जो झगड़ा हुआ था, तो इसमें दोनों तरफ जाट पक्ष थे, लेकिन एक जाट पक्ष ने दूसरे कुछ विष्णु लड़कों को अपने साथ में बिजनेस पार्टनर के रूप में जैसे भी सम्मिलित करके वो खनन करना चाहते थे। उधर जाट पक्ष में जो उसी केरू गांव के ये गोवर्धन भवलिया और दूसरे जो वर्तमान में कोई सरपंच है और उनके परिवार के अंदर वो लोग जो उनके पास में खुद की एलोटेंट वो भी है, उसके साथ साथ में ये अवैध माइनिंग भी है। तो अवैध माइनिंग काफी टाइम से बंद है, तो प्रयास दोनों पक्षों का ये प्रयास था कि अवैध खनन कैसे किया जाए। इसी बात को लेकर ऐसा सुनने में आया है कि 2 दिन पहले भी इनकी पंचायती हुई थी और कल इसमें झगड़ा हुआ था, तो दोनों पक्षों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और फिर इसमें दोनों में प्रकरण दर्ज हुए हैं दोनों तरफ से। और चलिए अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर। नेशनल हाईवे 27 पर चलते ट्रेलर के दौरान हादसा हुआ है। ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हुई। तस्वीरें आप देख लीजिए। हादसे में टायर के नीचे दबने से एक की मौत, एक घायल। मावल हाईवे के ओम बन्ना होटल के सामने यह हादसा हुआ है। सूचना पर मावल चौकी से रीको पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अस्पताल में इलाज के बाद घायल को रेफर किया गया। और ये बाइक की तस्वीरें आप देख लीजिए। जिस तरह से ये तस्वीरें देखने को मिली, ब्लर करके हमने इन तस्वीरों को दिखाया क्योंकि बहुत ही दर्दनाक अवस्था में तस्वीरें, एक की मौत भी हुई है। और चलिए बात करौली के श्री महावीर जी की। तहसील क्षेत्र के अकबरपुर गांव के इंदिरा कॉलोनी में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब जलदाय विभाग हरकत में आया है। विभाग के कनिष्ठ अभियंता विनीत पराशर सहित अधिकारियों ने गंगा मंदिर परिसर में बैठक करके कॉलोनी का निरीक्षण किया और वहां के लोगों से समस्या की जानकारी ली। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्य लंबे समय से अधूरे हैं, जिससे कॉलोनी वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कॉलोनी वासियों ने विभाग को लिखित ज्ञापन भी सौंपा है। तो विरोध के बाद में जलदाय विभाग पूरी तरह से हरकत में आया है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके निरीक्षण किया और जल जीवन मिशन के जितने भी अधूरे काम थे उन पर सवाल खड़े किए हैं। और चलिए अब बात डूंगरपुर के सिमलवाड़ा की। 84 क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े चेन स्नीचिंग की वारदात को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी। धम्बोला थाना क्षेत्र के किशनपुरा में शनिवार दोपहर किराना दुकान पर बैठी महिला के गले से बाइक सवार बदमाश सोने की चेन तोड़ करके फरार हुए। पीड़िता जशोदा देवी दुकान पर ग्राहकों को सामान दे रही थी, तभी मुंह पर कपड़ा बांधे 2 युवक बिना नंबर की बाइक से पहुंचे। तस्वीरें आप देख लीजिए। एक आरोपी सामान लेने के बहाने दुकान में घुसा और मौका पाकर करीब 16 ग्राम की सोने की चेन झपट ली। शोर मचाने पर ग्रामीण पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी है। लगातार हो रही स्नेचिंग की घटनाओं से इलाके में आक्रोश और डर का माहौल है। भरतपुर के गुर्जर बलाई गांव जाने वाले रास्ते के हालात काफी जर्जर है, जिससे ग्रामीणों का निकलना दूभर हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क मार्ग करीब 20 साल पहले बना था, उसके बाद में कोई भी जनप्रतिनिधि ने सड़क निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिससे ग्रामीणों और विद्यालय जाने वाले बच्चों को काफी परेशानियां होती है। तो वही ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क निर्माण कार्य जल्दी शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीण सड़क मार्ग पर स्थायी धरना प्रदर्शन दे डालेंगे। तो एक तरह से चेतावनी यहां पर सख्त लहजे में ग्रामीणों ने दे दी है। तस्वीरें आप सड़क की देख लीजिए, क्या कुछ हाल यहां पर गड्ढे हैं, और सोचिए कि जो यहां पर वाहन यहां से आते जाते होंगे, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने का खतरा भी बना रहता है। खराब है, जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है लगभग 20 साल से, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना तो कोई कलेक्टर अधिकारी एसडीएम वगैरह सोचते हैं इसके बारे में, ना ही कोई सरपंच विधायक।
लगभग हमारे जन्म से पहले एक बार बनी हुई थी। उसके बाद इसका मतलब कोई निर्माण नहीं हुआ दोबारा। टेंडर पास हो गया इसका, लेकिन इसका कोई भी ठेकेदार ठेका नहीं रहा, क्योंकि ये जो ट्रक है ना, इनकी वजह से। कितनी गंदे तरीके से रास्ता बना हुआ है ये। और इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, पहले तो जो बरसात का टाइम है उसमें तो इसमें गड्ढे हो जाते हैं, और अभी के टाइम पे जब इस पे पानी छिड़का जाता है तो उससे फिसलन हो जाती है। तो बच्चे जो पैदल स्कूल जाते हैं वो फिसल के नीचे गिर जाते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि मतलब इस रास्ते में हमने करीब आज से 8 महीने पहले जाम लगाया था, रोड जाम किया था ये। तो उसमें हमारी जो एमएलए जी हैं ऋतु बनावत जी, उन्होंने हमको आश्वासन दे के 5 दिन में तो वो हमारे पास आई थी, आश्वासन देके और रास्ता चालू करवाया था। उन्होंने बोला कि इस पर जल्दी से जल्दी काम चालू होगा, जैसे ही बरसात का सीज़न ख़त्म होगा, उससे मतलब जैसे ही बरसात का सीज़न ख़त्म होते ही रास्ते का काम चालू हो जाएगा। लेकिन अभी तक उसको हमने कई बार लेटर पैड दे चुके हैं, उन्होंने हमको भी लेटर दिया था, कलेक्टर साहब को भेजा था, लेकिन उसमें मतलब इसकी कोई स्थिति मतलब अभी तक कोई। और अब बात जयपुर के दूदू की कर लेते हैं। झारदा स्थित ज्योति महिला विद्यापीठ में अचानक की गई फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। फीस वृद्धि के विरोध में छात्राओं ने कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। छात्राओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाकर व्यवस्थाओं की जांच कराने और कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर मुखमपुरा थाना प्रभारी सुरेश गुर्जर मौके पर पहुंचे और छात्राओं और कॉलेज प्रशासन से बातचीत कर हालात को शांत करने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने कॉलेज में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर के भी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में कॉलेज प्रशासन और छात्राओं के बीच बातचीत चल रही है। आपसी सहमति से मामले को सुलझाने की कोशिशें जारी है। तो महिला कॉलेज में फीस बढ़ोतरी पर हंगामा देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से छात्राओं का गुस्सा यहां पर फूट पड़ता है। और चलिए अब बात अलवर के खेड़ली की करते हैं, जहां पर विधायक रमेश खींची ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विधायक रमेश खींची ने ग्राम पंचायत सालवाड़ी में नवनिर्मित पानी की टंकी, साइंस कंप्यूटर कक्षा कक्ष का लोकार्पण किया और साथ ही दावा किया कि जल्द ही चंबल का पानी लाने का प्रयास भी रहेगा। साथ ही मीणा कुट्टी से दांतिया तक की भी घोषणा की गई। साथ ही जनसुनवाई के दौरान विधायक रमेश खींची ने मीणा समाज की महिलाओं के आग्रह पर उनके साथ में ठुमके लगाए, तो वहीं लोगों ने विधायक रमेश खींची द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की सराहना भी की है। और अब बात जोधपुर की, जहां पर जोधपुर शहर के सबसे बड़े अस्पताल में लापरवाही देखने को मिली। मथुरा दास माथुर अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। आईसीयू में भर्ती मरीज सेकंड फ्लोर से निकलकर पहुंच गया ग्राउंड फ्लोर पर गिरने से उसकी मौत हुई। बहुत ही दुखद हादसा। परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से हाथापाई की। ये वीडियो आप देख लीजिए, जहां पर गम और गुस्सा दोनों एक ही फ्रेम में आपको दिखाई देगा। वजह, एक मरीज कैसे ग्राउंड फ्लोर पर अचानक से आ गिरता है 4थी मंजिल से, और उसके बाद में परिजनों के ऊपर क्या कुछ बीती होगी वो खुद आप महसूस कीजिए। जयपुर से बड़ी खबर, डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर कार्रवाई हुई। बगरू थानाधिकारी राजेंद्र कुमार गुदारा की बड़ी कार्रवाई। रेंटल कारों के खिलाफ पुलिस का अभियान। नितेश प्रजापत और विष्णु मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से कई वाहन जब्त किए गए। वरना i20, मारुति स्विफ्ट, एक्टिवा, स्कूटी जब्त की गई। 7 फर्जी संदिग्ध आईडी कार्ड भी बरामद किए गए। तो ये वो तमाम गाड़ियों की तस्वीरें आप देख लीजिए जिन्हें जब्त किया गया। तमाम ये कारें, स्कूटियां यहां पर जिन्हें जब्त किया गया। पुलिस का महत्वपूर्ण अभियान और डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर यह अहम कार्रवाई हुई। और अब बात राजसमंद के भीम की कर लेते हैं। क्रिकेट खेलते वक्त युवकों में आपसी विवाद हुआ। झगड़े के दौरान एक युवक ने तलवार से हमला कर डाला। तलवार छीन कर दूसरे युवक ने भी पलटवार किया। तलवार हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों को ब्यावर रेफर किया गया। सूचना पर भीम थानाधिकारी सवाई सिंह पुलिस जाब्ते के साथ में मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और ये घायलों की हालत आप देख लीजिए। दर्द में कराते हुए तलवारबाजी होती है
और जब एक युवक ने तलवार से वार किया तो दूसरे ने भी जवाबी पलटवार किया, जिसमें दोनों जख्मी हुए। और अब बात हनुमानगढ़ की। वीबीजी रामजी योजना को लेकर बीजेपी जिला कार्यालय में आज प्रेस वार्ता रखी गई। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, वीबीजी रामजी योजना से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण भी लगेगा। टीटी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर झूठ फैलाने का काम करती है और उसके पास न तो कोई ठोस मुद्दा है और न ही राष्ट्र हित को लेकर कोई भी चिंता है। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद सुरेंद्र पाल सिंह टीटी पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां पर बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीबीजी रामजी योजना की पूरी जानकारी दी। प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए साफ तौर पर। अभी कांग्रेस ने झूठ फैलाने का ठेका ले रखा है। पिछले 5 साल से देख रहे हो आप, राम मंदिर के मामले में देख लो, कहते थे कि राम जी हुए या नहीं, सबूत दो। सबूत क्या, कितना बड़ा मंदिर बन गया। कहते थे राम से तू है कि नहीं, एफिडेविट दो। ऐसा ही करने लगे तो कहते हैं जी बांग्लादेशियों को वोट क्यों काट दो। अब कोई काम जो राष्ट्र हित में होता है, हमारी संदूर की लड़ाई हुई तो इनका कहना था जी हमारी तो पहले दिन हार ही हो गई थी। बोला ना इनका सीएम इतना बड़ा सीनियर लीडर है, तो इनको ना तो राष्ट्र की चिंता है ना इनके पास कोई मुद्दा है। इनके पास एक ही मुद्दा है, झूठ 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 और अमर्यादित भाषा, एक बार नहीं बार बार। अब देखिए जी राम जी योजना आई और वो कानून बन के आई। पहले तो कहते कानून क्यों पार्लियामेंट में पास करने के बाद कानून नहीं बनता है। कानून है, गारंटी है। और उसमें क्यों आई? क्योंकि आप लोग लिखते थे, आप लोगों से हमें जानकारी मिलती थी कि बंडलों के बंडल फर्जी मजदूरों के। भारत अमेरिका इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही तमाम आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा और साफ संदेश दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 2 टूक कहा कि समझौते में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे भारतीय किसानों, एमएसएमई या फिर घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचे। सरकार का दावा है कि जहां एक तरफ किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिका जैसे बड़े बाजार के दरवाजे और ज्यादा खोल दिए गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत अमेरिका इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट किसानों, एमएसएमई और निर्यातकों के हित सुरक्षित, कृषि उत्पाद सुरक्षित, किसानों के हित सुरक्षित, निर्यातकों के लिए बड़ी राहत, 0% ड्यूटी, कृषि निर्यात बढ़ेगा, 0 ड्यूटी, जरूरी आयात उत्पादों पर टैरिफ में कमी। भारत अमेरिका इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही तमाम आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा और साफ संदेश दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 2 टूक कहा है कि इस समझौते में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे भारतीय किसानों, एमएसएमई या घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचे। सरकार का दावा है कि जहां एक और किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिका जैसे बड़े बाजार के दरवाजे और ज्यादा खोल दिए गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुए इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर किसानों, एमएसएमई और छोटे कारोबारियों के हितों पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते में ऐसा कोई भी प्रावधान शामिल नहीं है जिससे भारतीय किसानों या घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचे। सरकार के मुताबिक यह इंटरिम समझौता भविष्य में होने वाले व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में एक अहम कदम है, जिसे देश के आर्थिक और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि इस डील में किसी भी संवेदनशील कृषि उत्पाद को शामिल नहीं किया गया है और किसानों के हितों से किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि न तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई है और न ही अमेरिका को मांस, पोल्ट्री, डेयरी, सोयाबीन, मक्का जैसे उत्पादों पर टैरिफ राहत दी गई है। सरकार ने दोहराया कि सभी संवेदनशील कृषि उत्पाद इस समझौते से बाहर रखे गए हैं ताकि घरेलू कृषि और किसानों को पूरी सुरक्षा मिल सके। वहीं दूसरी ओर इस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को कई अहम क्षेत्रों में बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। पीयूष गोयल के अनुसार अमेरिका ने भारत के कई निर्यात उत्पादों पर ड्यूटी को 50% से घटाकर 0 करने पर सहमति जताई है, जिससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिलेगी। इन उत्पादों में जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड, जेनेरिक दवाइयां, विमान और मशीनरी पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, प्लेटिनियम, पेपर और लकड़ी से बने उत्पाद शामिल हैं। कृषि निर्यात के मोर्चे पर भी भारत को फायदा मिलेगा। मसाले, चाय, कॉफी, नारियल और उससे जुड़े उत्पाद, काजू, पपीता, कीवी, एवोकाडो, ऐसे तमाम कुछ प्रोसेस्ड फूड्स को अमेरिकी बाजार में 0 शुल्क पर प्रवेश मिलेगा, जिससे किसानों और कृषि निर्यातकों को सीधा लाभ होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि भारत ने कुछ ऐसे उत्पादों पर टैरिफ कम या खत्म किए हैं जिनका घरेलू उत्पादन सीमित है या जिनकी देश को आवश्यकता है। इनमें सेब, ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट और पिस्ता, वाइन और औद्योगिक कच्चा माल, केसर और हृदय रोग की दवाइयां, मेडिकल उपकरण, कंप्यूटर और आईटी से जुड़े उत्पाद शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इनमें से कुछ उत्पादों पर तुरंत राहत दी गई है, जबकि कुछ पर चरणबद्ध तरीके से और कोटा आधारित व्यवस्था के तहत टैरिफ में कमी की जाएगी ताकि घरेलू उद्योग पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। पीयूष गोयल ने इस समझौते को भारत के लिए बड़ी जीत बताते हुए कहा कि इससे एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स, हाईटेक और आईपी जैसे क्षेत्रों में भारत अमेरिका सहयोग और मजबूत होगा। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि यह इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट किसानों, एमएसएमई और निर्यातकों के हितों की रक्षा करते हुए भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती देगा। अगर हम यह इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय किसानों, एमएसएमई और निर्यातकों के हितों की पूरी सुरक्षा करता है। संवेदनशील कृषि उत्पादों पर कोई समझौता नहीं हुआ है। वहीं अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की पहुंच आसान हुई है। इसके जरिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते नई मजबूती पाएंगे। यह डील न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होने जा रही है। सच बेधड़क के लिए मानसी यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा की बात कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर प्रवास से पहले नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुकमा जिले में 14 महिला नक्सलियों सहित कुल 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। खास बात ये रही कि ये सरेंडर उस समय हुआ जब एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति का संबोधन चल रहा था और दूसरी तरफ नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौट रहे थे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 76 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलियों ने AK-47, SLR, BGL लॉन्चर समेत अन्य ऑटोमेटिक हथियार भी सुरक्षा बलों के समक्ष जमा करवाए। बस्तर IGP सुंदरराज और CRPF DIG आनंद सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में यह सरेंडर हुआ। अधिकारियों के मुताबिक सभी नक्सली कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। ये कार्रवाई नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आप लोगों ने अब देखा हो कि आज कुल 21 माओवादियों ने समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का निर्णय लिया और इसका जो मुख्य कारण है हम समझते हैं कि पुलिस और CRPF द्वारा नक्सलियों के ऊपर बनाया गया दबाव
समाज की जो समाज के बड़े लोग हैं उनके द्वारा दी गई अपील और जो छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति है, उन सब का मिला जुला परिणाम है कि नक्सलियों ने समर्पण किया। और अभी धीरे धीरे सभी लोग, चाहे वो नक्सली हों चाहे गांव के लोग हों, सभी समझ रहे हैं कि नक्सली विचारधारा में कुछ नहीं रखा है और असली चीज़ विकास है। जैसे जैसे सीआरपीएफ के कैंप अंदरूनी गाँव में खुले हैं, गाँव में कैंप खुलने से वहाँ पर विकास की धारा बही है, जिस पे रोड बनी है, गाड़ी में बसें चलना शुरू हुई है। और अब कांकेर की बात कर लेते हैं। नक्सल विरोधी अभियान के तहत थाना परतापुर क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती इलाके के मुरल नापा जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए 3 आईईडी बरामद किए गए। डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 प्रेशर कुकर आईईडी, प्रत्येक लगभग 5-5 किलो वजनी और 1 बियर बोतल भी बरामद की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन आईईडी को सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाया गया था। सूचना मिलते ही मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाया गया, जिसने सभी आईईडी को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज करके मौके पर ही खत्म किया। और आप छत्तीसगढ़ के कांकेर की बात कर लेते हैं। पंखाजूर मुठभेड़ में शहीद हुए जवान दीपक चिन्ना मंडावी को आज पूरे सम्मान के साथ में अंतिम सलामी दी गई। गढ़चिरौली जिला मुख्यालय में जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बताया जा रहा है कि दीपक मंडावी गमंठी के जंगल में नक्सलियों के साथ में हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए थे। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान वे शहीद हुए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, जहां पर उन्होंने नक्सलवाद की बदलती तस्वीर पर कई बातें कही। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद के कारण बस्तर के आदिवासियों को नुकसान हुआ है, तो वहीं अब बड़ी संख्या में नक्सली हथियार डाल भी रहे हैं, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जो नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं उन लोगों का स्वागत करती हूँ। जो लोग बरगला रहे हैं उनकी बातों में न आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये बातें जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर पंटूब में कही। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें ढोकरा आर्ट से बने कर्मावृक्ष, कोसा शिल्प से तैयार गमछा भी भेंट किया। दिवसीय चलने वाले बस्तर पंडुम का आज आगाज हो चुका है। आज राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शुभारंभ किया जाना है। हमारे साथ में भोजराज नाग जी हैं, जो कांकेर से सांसद है। इनके बाद इनसे जानते हैं बस्तर पंडुम के बारे में। आज बस्तर पंडुम में जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ, कला एवं संस्कृति संरक्षण और प्रकृति का संरक्षण का ये कार्यक्रम है। आने वाले समय में जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको रोकने के लिए जो हमारे आदिकाल से जनजाति रीति रिवाज और परंपरा है, इसका हम सबको पालन करना पड़ेगा। निश्चित रूप से दुनिया में बस्तर की जो अनोखी संस्कृति है, अनोखी परंपरा है, इसमें इसका दृश्य दिखाया गया है। नक्सलवाद का खात्मा, विकास की नई गाथा, 31 मार्च भी नज़दीक आ रहा है, किस तरह से देखते हैं क्या? निश्चित रूप से 31 मार्च 2026 में नक्सलवाद का खात्मा होगा और बस्तर का दुगुनी गति से विकास होगा और देश और दुनिया में बस्तर का नाम को दुनिया के लोग जानेंगे। जी, मैं अंतिम सवाल है मेरा, और बस्तर का जो विकास हो रहा है, जिस तरह से बस्तर पंडुम को लाया गया है, ओलंपिक को लाया गया है, माना जा रहा है कि बस्तर में अब विकास दुगुनी गति से आगे बढ़ेगा। बस्तर में विकास की जो संभावनाएं है, पिछले कई दशकों से माओवाद के कारण ठप पड़ा था, आज माओवाद समाप्त हो रहा है और बस्तर में तेजी से विकास की गति आगे बढ़ रही है। हमारे साथ कांकेर सांसद भोजराज नाग जी थे, जिनसे सच वेदड़ की विशेष बातचीत थी। इसकी बातचीत में इन्होंने बस्तर पंडुम के बारे में बताया, बस्तर की संस्कृति में बारे में बताया, बस्तर के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत। कैमरामैन विवेक सोनवानी के साथ आरोप सिंह राजपूत, सच वेदड़, जगदलपुर। और चलिए बात अंबिकापुर की मनरेगा योजना को लेकर। कांग्रेस ने जिले में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जनसंपर्क अभियान और पदयात्रा निकाली। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में पैदल मार्च करके मनरेगा योजना का नाम बदलने और इसे खत्म करने के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके बाद में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया और इस पदयात्रा में छत्तीसगढ़ के पूर्व डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और वहां के लोग शामिल हुए।
कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा योजना को खत्म करके ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर रही है। कांग्रेस ने मनरेगा को फिर से प्रभावी रूप से लागू करने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने और रोजगार की कानूनी गारंटी बहाल करने की मांग उठाई है। मीडिया से बातचीत के दौरान टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। और चलिए अब मध्य प्रदेश की खबरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात सीहोर की। जिले के अमलाहा स्थित एकाडा में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, 2 केंद्रीय मंत्री और 9 राज्यों के कृषि मंत्री शामिल हुए। सम्मेलन में देश भर में दाल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आमदनी में इजाफा करने को लेकर के मंथन किया गया। कार्यक्रम के बाद सभी कृषि मंत्री और वैज्ञानिकों की बैठक हुई, जिसमें दाल उत्पादन को लेकर एक नया राष्ट्रीय दलहन रोडमैप तैयार करने पर सहमति बनी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को संबोधित किया और मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों को केंद्र से प्राप्त बजट पत्र वितरित भी किए। सम्मेलन के दौरान प्रशासनिक भवन, किसान प्रशिक्षण केंद्र और उन्नत प्रयोगशालाओं का उद्घाटन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कृषि क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश सभी प्रमुख फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य भी बन चुका है। जहां किसानों की आय बढ़ सकती है, उनके एक के बाद एक समझौते होते जा रहे हैं। मैं पुनः इस अमेरिका की सरकार के साथ भारत सरकार के हुए इस टैरिफ संबंधित समझौते के बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि भारत को लगातार आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के फैसले की आवश्यकता है। मैं पुनः इस आयोजन के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ और अपने राज्य में सभी राज्यों से आए हुए सभी मंत्रियों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन के साथ वो जब उनको समय मिले हमारे किसानों के खेतों में जाए, रास्ते में खेत पड़ रहे किसानों के। और चलिए अब बालाघाट की बात करेंगे। पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर अपने गांव लौटे खैरलांजी के महेकपार निवासी प्रसन्नजीत रंगारी का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। परिजनों ने तिलक वंदन करके बेटे को गले लगाया, तो वहीं गांव के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 31 जनवरी 2026 को पाकिस्तान से रिहा किए गए 7 भारतीय कैदियों में प्रसन्नजीत रंगारी भी शामिल था। प्रसन्नजीत बीते 7 सालों से पाकिस्तान की जेल में सुनील अदे के नाम से बंद था। बताया जा रहा है कि बी फार्मेसी की पढ़ाई कर चुका प्रसन्नजीत मानसिक बीमारी से पीड़ित हो गया था। साल 2017 से 18 में वह घर से लापता हुआ, कुछ समय बाद लौटा, लेकिन 2019 में दोबारा लापता होने के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब लंबी जद्दोजहद के बाद में प्रसन्नजीत की सुरक्षा घर वापसी से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जब घर लौटा तो किस तरह से फूल मालाओं से स्वागत हुआ। और अब बात दतिया की मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ने डीन डॉक्टर दीपक सिंह मरावी पर गंभीर आरोप लगाया है। नर्सिंग ऑफिसर्स का कहना है कि वे पिछले 18 महीनों से नियमितीकरण और परीक्षा अवधि पूरी किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। स्टाफ का आरोप है कि वे लगातार डीन कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और लिखित और मौखिक आवेदन भी दे चुके हैं। खातेगांव की खबर। देवास कमलापुर पुलिस ने 1 फरवरी 2026 को बमोरी के जंगल में हुई ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। मृतक सतीश पाटीदार का दोस्त जितेंद्र पाटीदार आरोपी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सतीश को आलू का खेत दिखाने के बहाने जंगल बुलाया और नुकीले लोहे के पाइप से सिर पर वार करके हत्या की। घटना के बाद मौके पर ही वह रहा ताकि किसी को कोई शक ना हो। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या में प्रयुक्त पाइप और बाइक दोनों जब्त की और आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है। भमोरी गांव के आसपास जो जंगल है उसमें पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी रखी हुई है और प्रथम दृष्टया उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको सर पर वार करके किसी ने मर्डर किया है और आरोपी मौके से फरार हुआ। उक्त सूचना गंभीर घटनाक्रम से संबंधित थी, जिसको तत्काल संज्ञान में लिया। कमलापुर थाना प्रभारी सर्जन मीना, एसडीओपी बागली सृष्टि बागली। और चलिए बात मध्य प्रदेश के दतिया के विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी पीताम्बरा मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए मंदिर प्रशासन ने
कई अहम फैसले लिए हैं। मंदिर समिति के मुताबिक अब पीठ पर केवल मंत्र दीक्षा प्राप्त साधकों को ही बैठने की अनुमति होगी, तो वही दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भक्तों से गर्भगृह और बरामदों में बैठकर भजन या साधना न करने का आग्रह भी किया है। मंदिर प्रशासन ने परिसर में शांति, साफ सफाई और अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए भ्रामक दावों से दूर रहने की सलाह भी दी है। पूजा अर्चना और अनुष्ठान केवल अधिकृत पुजारियों के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर व्यवस्थापक ने बताया कि बढ़ती साधक संख्या को देखते हुए 19 जनवरी को एक नया साधना हॉल भी तैयार कर समर्पित किया गया है। हालांकि कुछ साधकों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उद्देश्य केवल शांति और बेहतर दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से ये हमारा जो स्थान है जब तप के लिए जाना जाता है, यहाँ जो लोग आके तपस्या करते हैं, इस माई का भजन करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, वहाँ ये दूसरे मंदिरों से हमारे यहाँ पर देश में अलग स्थान है। यहाँ बैठ के जब तप का ही स्थान है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक हॉल हमारे पास था जिसमें हम लोगों को बिठाते हैं। हमको ऐसा बताया गया कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमने एक नया भवन भी बनाया और वो भी। और अब मध्य प्रदेश के श्योपुर की बात करेंगे। कूनू नेशनल पार्क से खुशखबरी आई है, जहां मादा चीता आशा फिर मां बनी है और इस बार उसने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत। कूनू नेशनल पार्क में अब तक कुल 24 शावक जन्म ले चुके हैं, जिनकी कुल संख्या 35 हो चुकी है। तो वहीं इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हैंडल पर ट्वीट करके यानी कि एक्स पर बधाई दी है। और आप श्री गंगानगर के पदमपुर की बात करते हैं। तारागढ़ दरबार बीज बायला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में संगठित हिंदू सक्षम भारत समृद्ध समाज का सशक्त संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी निजानंद जी महाराज ने कहा, संस्कार युक्त समाज ही सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की नींव है। वहीं मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के राजा राम ने समाज को एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा, संगठित हिंदू ही सुरक्षित हिंदू है। सम्मेलन में मातृशक्ति की विशेष भागीदारी देखने को मिली, जहां पर महिलाओं ने पारिवारिक संस्कारों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की बात कही। इस मौके पर संतों और अतिथियों का सम्मान किया गया। आसपास के अनेक गांवों से सैकड़ों समाज बंधु सम्मेलन में शामिल हुए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, श्री गंगानगर के पदमपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर समाज को एकजुट रहने का आह्वान किया गया है। और अब जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फॉलो किया ट्रैफिक नियम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रुके लाल बत्ती पर, राजमहल चौराहे पर रेड लाइट होने पर रुके मुख्यमंत्री का काफिला आप ये देख लीजिए। रेड लाइट पर रुककर सीएम ने लोगों को संदेश दिया, ट्रैफिक नियम की पालना करने का आह्वान किया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये काफिला आप देख लीजिए, जिन्होंने खुद नियमों की कैसे पालना की जाती है वो बताया। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनगणना 2027 को लेकर वर्चुअली आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, सटीक और समयबद्ध जनगणना ही विकास योजनाओं का मजबूत आधार है, जिसके माध्यम से सरकार सही नीतियां और योजनाएं तैयार कर सकती है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस राष्ट्रीय महत्व के काम में सतत निगरानी रखें, नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करें और अपनी टीमों को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनगणना की गुणवत्ता सीधे तौर पर राज्य और देश के भविष्य से जुड़ी है। सम्मेलन में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, भारत सरकार के महा रजिस्ट्रार मृत्युंजय कुमार नारायण सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।